यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, जब भी हमें पता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है कि जो काल्पनिक है, ठीक है, खर्चा तो ये हो चुका, शुरू में ही हो चुका ये खर्चा, ठीक है, पर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसे अपने मालिकों के अकाउंट में से, ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कौन बियर करेगा, ऑनर्स बियर करेंगे, ठीक है, और उसके अकाउंट में से हम थोड़ा थोड़ा करके, डेफर्ड का मतलब क्या है, इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है एक बार में नहीं, ठीक है ना, कितने टाइम में, थोड़ा थोड़ा करके, जितना भी आपके प्रोडक्ट का टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको लेट करते हुए। जैसे कि मान लो कि मेरा ना खर्चा हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये खर्चा हुआ है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, वो मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि मेरा एस्टिमेशन है 10 साल तक वो मेरा प्रोडक्ट चलता रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, वो हर साल अपने प्रॉफिट में से क्या करते रहना है, हमने राइट ऑफ करते रहना है, ठीक है, ख़त्म करते रहना है, ठीक है, चाहे वो जो खर्चा है हमारा, ठीक है, वो पहले ही हो गया, 10 लाख हमने एक बार में ही खर्च कर दिए, हमारी जेब से चले गए हैं, ठीक है, चाहे ये हमारा जो एक्सपेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक काल्पनिक है, पर फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, इसे माइनस करना पड़ता है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट अ राइट ऑफ इज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, हम इसे राइट ऑफ कैसे करेंगे, एक से ज़्यादा साल के बीच में हम इसे माइनस करेंगे लॉस में, उसमें से P&L में से, ठीक है, और कंसीडरिंग इट्स बेनिफिट विल ऑकर, ठीक है, ये हम कंसीडर करेंगे, ये सोचेंगे कि इसका जो बेनिफिट है टू द बिजनेस फॉर द पीरियड इन विच इट इज़ रिटर्न ऑफ, ठीक है, और तब तक हमने, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 10 साल तक हमने एस्टिमेशन ले लेना है कि 10 साल तक ये प्रोडक्ट मेरा कहीं नहीं गया, ठीक है, तो उस साल को सोचते हुए, ठीक है, हमने क्या कर देना है, एस्टिमेशन लेते हुए हमने इस प्रोडक्ट को 1 बाय 1 राइट ऑफ करते रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ये बिजनेस की बैलेंस शीट में, ठीक है ना, ये एसेट साइड शो किया जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, ये खर्चा है, किन से लेना है, ये हमने अपने मालिकों से लेना है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई एसेट राइज होता है तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जब वो अराइज होगा, ठीक है, जब खर्चा हुआ होगा, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट की जगह क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और लेना किन से है, हमने मालिकों से लेना है पैसा, ठीक है, हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनसे लेना है, ऑनर से, ठीक है, तो ए इज कैपिटल, जिससे भी लेना है, बी इज कैपिटल, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब देखो, मान लो इस केस में आपके जो पार्टनर है उनकी रेशो क्या है, इक्वली है, आपने कितना राइट ऑफ करना, 2 लाख, तो आप उनसे 1-1 लाख रुपया मंगवा लोगे दोनों से ही, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इसी तरह से ही एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने किसकी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हमने ऑल एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ऑल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, इन सभी की ही हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी एक एक्सपेंस देखा है, वो कौन सा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो भी हमने मालिकों से पैसा लेना है, ठीक है, वो भी हम एडमिशन के टाइम तभी ले लेंगे पैसा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मालिकों के जो हमारे ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनका कुछ प्रॉफिट पड़ा है बिजनेस में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड ना हमारे पास पड़े हैं रिजर्व्स, ठीक है, ये किसके हैं, ऑनर्स के हैं, उन्हीं को देने हैं पैसे, और उनके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है। वो ना पेपर में कभी भी हमें बताता नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस ये कौन सा है, ये हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बता देते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये आपको खुद ही पता होना चाहिए कि अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, P&L में किसके रूल्स लगते हैं, नॉमिनल के रूल्स लगते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
ठीक है। डेबिट होगा तो वो बिजनेस का क्या है, लॉस है, ठीक है। और मालिकों से आपने, ऑनर से, पार्टनर से वो लेना है, ठीक है। जो भी चीज़ हमने लेनी होती है वो हमारा क्या होता है, बिजनेस का एसेट, ठीक है। आपने पार्टनर से लेना है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, नॉमिनल के रूल्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इट मीन्स अगर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या होगा, P&L में क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो बिजनेस ने अपने मालिक को वो देना है, ठीक है, क्योंकि वो देनदारी है टूवर्ड्स किसके, ऑनर्स के, मालिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब हमारा कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो हमारी बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे लाइबिलिटी और यहाँ पे एसेट साइड है, और एसेट साइड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है P&L, और लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स लिखे हुए हैं, एक्यूमुलेटेड P&L का प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपने एडमिशन के टाइम आज ही, ठीक है ना, उनके ये जो पैसे हैं, ये पुराने वाले पार्टनर्स के पैसे हैं, उनको दे देने हैं, ठीक है। और ये जो लॉस है, ठीक है, ये भी पुराने वालों से लॉस लेना था, उनसे ले लेना है, ठीक है। अगर आज आप ऐसा नहीं करोगे तो इन फ्यूचर इसमें शेयर, ठीक है, देने वाले में और लेने वाले में शेयर किसका आ जाएगा, न्यू पार्टनर का, ठीक है। और फिर डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्यूट्स कैसे अराइज हो सकते हैं, जैसे कि A, B 2 पार्टनर थे, ठीक है, और ना आप इन दोनों का ना उसमें इन दोनों ने ना पैसा कमाया, 60,000 रुपीज़ कमा लिए, ठीक है। और 60 में से 20,000 तो हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और 40,000 हमने इन द वे ऑफ रिजर्व्स अपनी बैलेंस शीट में ही रख लिए हैं, ठीक है। अब जो 40,000 रुपये हैं, ठीक है, इन दोनों की ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। तो इट मीन्स इसमें A का 30,000 का शेयर है और B का 10,000 का शेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हमारे पास C जो है ना वो न्यू पार्टनर आ गया, ठीक है, और उसका हाफ शेयर है। आज ना जब हमने C को न्यू एडमिट किया तो हमने ये रिजर्व नहीं बांटे, ठीक है, ये एज इट इज़ हमारी बैलेंस शीट में पड़े हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर हम बांटेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 40,000 का हाफ 20,000 रुपया तो सीधा कौन ले जाएगा, C ले जाएगा, ठीक है ना। और बाकी कितना बचेगा, 20,000, और 20,000 का इंटू 3/4 ये 5, इसको मिलेगा 15,000 और इसको मिलेगा 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। ये कहेगा ना मैंने तो 30 दिए थे, मैं तो 30 ही लूँगा अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा झगड़ा ना हो, ठीक है, तो ये जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, ठीक है, ये आपने ओल्ड पार्टनर्स को देने लेने कर देने हैं, ठीक है। अब देखो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इट मीन्स जब भी वो अराइज होती हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है, वो क्रेडिट होती हैं। अब हमने लाइबिलिटीज़ को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस हमारी लाइबिलिटी होती है, जनरल रिजर्व हमारी लाइबिलिटी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी लाइबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ऑल लाइबिलिटीज़ टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी टू पार्टनर्स जिनको देने हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इस केस में हमने अभी देखा था कि रिजर्व पड़ी है और B को देने हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। A को कितने देने हैं, 30,000, B को देने हैं 10,000, टोटल 40,000 के जो रिजर्व हैं वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए टू A एंड B, ठीक है, मतलब हमने राइट ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो यह सब हम इससे रिलेटेड टू एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, A एंड B दो पार्टनर है, रेशो है 5:3, ठीक है। C न्यू एडमिट हुआ है फॉर 1/3 शेयर के लिए, ऑन दैट डेट C's एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B शोज द जनरल रिजर्व। लो जी, जब C की एडमिशन हुई तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दे रखे हैं, ठीक है, कितने के दे रखे हैं, 60,000 के, ठीक है, और 20,000 इन द P&L अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एसेट साइड में P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें, ठीक है, कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। ये तो हमने उनसे लेने हैं,
और ये हमने उनको देनी है पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री इसने पास करने के लिए बोली है। तो देखो जर्नल रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, जब अराइज होता है तो क्रेडिट होता है, अब राइट ऑफ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। जर्नल रिजर्व टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अमाउंट कितना ट्रांसफर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। जिस रेशो में इन्होंने पैसा प्रॉफिट का रिजर्व में रखा था उसी में लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एसेट। एसेट कितने का है? 20,000 का लॉस है, ठीक है। ये 20,000 का लॉस हमने अपने मालिकों से लेना है, ठीक है। अब देखो एसेट जब अराइज होता है तब डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस है। अब ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। A, B to P&L, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस के ऑनर्स हैं, तो उन लोगों ने अपने वर्कमैन जो उनके पास काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय और वर्कर, ठीक है, उनके पास काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी फेवर के लिए, ठीक है ना, उनकी सेवा के लिए इन फ्यूचर उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है जब वो अपने पास काम कर रहे हैं, उनके पास उनकी फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के, ठीक है ना, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के जो मालिक हैं, ठीक है, जो उनकी एग्रीड रेशो है उसमें वो इन द वे ऑफ रिजर्व रख देते हैं, ठीक है। और रिजर्व का एक स्पेसिफिक नाम है वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब वर्कमैन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ भी कुछ कई जगह पे इसका नाम एम्प्लॉयज़ भी आ जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वर्कमैन, पर यहाँ पे वर्कमैन आना जरूरी है। कंपनसेशन, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब जस्ट हानि पूर्ति करना, ठीक है ना। हमने उनको तब देना है ये पैसा अगर उनको कोई हानि होगी, ठीक है, कोई हम जस्ट उनको कंपनसेट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आप और सुनोगे, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये जो पैसा है ये एम्प्लॉयज़ का ही होता है, ये मालिकों का कभी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मालिक पता क्या करते हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में से जैसे 100 रुपये निकाले, ठीक है, और कुछ पैसे ऐसे ही अपने मालिकों के जेब में से जाते हैं, ठीक है। मान लो कि 50 रुपीज़ चले गए, ठीक है, तो टोटल 150 करके इन्होंने अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं 150 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटेगा, 50 रुपये ये तीनों एम्प्लॉयज़ इकट्ठे करके डालेंगे इसके अकाउंट में, और 150 रुपीज़ इसके अकाउंट में एम्प्लॉय के जमा हो जाने हैं, ठीक है। और ये 150 किसके हैं? एम्प्लॉय के ही हैं, ये मालिकों का इसके ऊपर कोई भी हक नहीं है, ठीक है। अब देखो पर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है, यहाँ पे जस्ट हमने कंपनसेट करना है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं उनको, ठीक है। कंपनसेट कब करेंगे? अगर उनको कुछ भी एक्सीडेंट के मतलब कोई मिसहैपनिंग हो गई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ऑकर हो गया है उनकी मशीन के ऊपर, ठीक है ना, तो उनको कोई नुकसान हो गया है, ठीक है। बट इन केस आपकी जो फर्म है वो बहुत अच्छी चल रही है, फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, आपकी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई फर्म में कोई ऑफिस में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये 90,000 जो हैं वो किनके हैं? मालिकों के हैं, और मालिक खुद लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो 90,000 है इसमें ए ने कितने पैसे डाले? 40, बी ने कितने डाले? 30, और सी ने कितने पैसे डाले? 20,000, ठीक है। टोटल 90,000 इन दोनों ने अपनी रेशो में डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस हैं, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, उसके बाद हमें कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये किसके पैसे हैं? मालिकों के पैसे हैं। इट मीन्स कोई क्लेम अराइज ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई देनदारी ऑकर ही नहीं हुई, तो इट मीन्स ये पैसे किसके हैं? मालिकों के हैं, हमने मालिकों को दे देने हैं। किस रेशो में दे देने हैं? ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब ये है क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब ऑकर होती है, जब एराइज होती है, तब क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब ये क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, ठीक है। हमने इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 किसको देनी है? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक है ना। किसको कितने दे देने हैं? ए को 40, क्योंकि उसके 40 दिए थे, इसके 30 लिए थे और इसके 20,000 लिए थे, ठीक है। और टोटल पैसे 90,000 इनको पकड़ा देने हैं, ठीक है। बट इन केस
आज हमने ऐसा ना किया, ठीक है, तो इन फ्यूचर जब हम बांटेंगे, ठीक है, तो इसका 1/5 पार्ट जो है उसका शेयर, ठीक है, सी जो है उसका भी शेयर बन जाएगा इसमें, ठीक है। 1/5 जो सी है वो कहेगा मेरा भी शेयर है, पर सी ने तो कुछ पैसे दिए ही नहीं, तो सी के आने से पहले पहले ही हमने ये ट्रीटमेंट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड। लो जी, अब क्लेम आ गया हमारा, देनदारी आ गई है, ठीक है। अब क्लेम कितने का ओकर हो गया है बिजनेस में, 45, ठीक है। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने के थे, 90,000 की, तो ठीक है ना, ये हम राइट ऑफ कर रहे हैं 2, जबकि लाइबिलिटी अराइज होगी है, मैंने कहा जब लाइबिलिटी अराइज होगी वो क्रेडिट होगी। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया, 45,000 का, ठीक है। पर हमारे अभी भी 40,000 तो बच गए हैं, वो हमने ए को दे देने हैं, बी को दे देने हैं और सी को दे देने हैं, ठीक है। कितने कितने मिलेंगे, ए को 20,000 हाफ मिल जाएगा, बी को 15,000 हाफ मिल जाएगा और सी को 10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू 99,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ये एंट्री पास की थी, हमने एक अकाउंट बनाना सीखा था जब हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है ना, वो बढ़ जाती हैं। अब देखो 90,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है ना, जो हमारे रिजर्व थे, हमने पहले ही पैसा निकाल के रखा हुआ है, पर क्लेम अराइज कितने का हो गया, 99,000, तो हमें अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के प्रॉफिट में से पैसा निकालना पड़ेगा। हमने P&L बना लिया, तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं और P&L रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। P&L रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई लाइबिलिटी, यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बढ़ गया है, 9,000, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो पैसा है 9,000 रुपये, ठीक है, पहले तो हम मालिक को दे रहे थे, अब हम मालिक से मंगवाएंगे कि आपका पैसा कम हो गया है, ठीक है। तो ये कौन कौन लेके आएगा, ये 9,000 का जो लॉस है, ठीक है ना, ये कौन कौन लेके आएगा, A, B, C तीनों ही लेके आएंगे जो ओल्ड पार्टनर है। किस रेशो में, जो इनकी ओल्ड रेशो है 4,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, ठीक है ना, उसका क्लेम ओकर हो गया। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, कितने का था हमारा, 90,000 का, ठीक है। 2 क्लेम जो आ गया है ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, ठीक है, वो कितना है, 99,000, ठीक है। तो इट मीन्स 9,000 का जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर हमने मालिकों से मंगवा लिया है। किससे मंगवाया, A's, B's और C's कैपिटल अकाउंट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितना मंगवाया, 4,000, 3,000 एंड 1,000, ठीक है। ये 2,000, ठीक है। ये कितने पैसे आ गए हैं, 9,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने मालिकों से क्या करवा लिया है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, पार्टनर्स के डेबिट साइड, ठीक है। ये हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जिसमें पार्टनर कैपिटल क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, और डेबिट बैलेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। जो भी आपने मालिक को देना है वो आपने क्रेडिट कर देना है, जो भी आपने मालिक से लेना है वो आपने डेबिट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लॉस हमने मालिक से लेना है ना, इसीलिए हम क्या कर देंगे, मालिक का अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसीलिए हमने एंट्री अपनी क्या पास की है, एज कैपिटल,
बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन का क्या आ गया, ये लॉस है कितना, 4000, 3000, 2000 हम ले लेंगे, कितना टोटल 9000, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब ना हम इसकी ट्रीटमेंट सीखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो जब भी कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसका मतलब अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, पर वो कंपनी के जिसका बिज़नेस जो है वो आपके बिज़नेस वाला मतलब सेम प्रोडक्ट का ही है, जैसे आप भी कपड़े के ओनर हो, वो भी कपड़े के ओनर ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेम बिज़नेस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेम टाइप ऑफ बिज़नेस के शेयर्स खरीदोगे, ठीक है, तो वो तो आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगी। और अगर आपने किसी अदर्स के साथ डील की है, ठीक है ना, अदर किसी और कंपनी के साथ आपने और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है ना, आपने मारुति के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, आप कपड़े के ओनर हो, ठीक है, तो ऐसे अगर आपने किसी अदर कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको इन शेयर्स का, अब आपको पता है जो शेयर्स हैं उनके पैसे कम भी होते रहते हैं, ज़्यादा भी शेयर्स गिर भी जाता है, शेयर का प्राइस बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो हमारी फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, फ्यूचर में हमारे जो शेयर्स हैं उनका रेट गिर सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ही, ठीक है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमने पहले ही एक रिज़र्व बना के रख ली है, ठीक है, कितने के, 18,000 के, ठीक है। अब देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 2 लाख की, रिज़र्व कितने की रख ली है, 2 लाख, ठीक है। अब अगर तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, अगर तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस बढ़ गया फिर तो हमें फ़ायदा होगा, बट इन केस वो कम हो गया तो इसमें से मान लो कि ये हमारा एक गुल्लक है, ठीक है, इसमें हमने 18,000 निकाल के रख दिया है, ठीक है, तो हम इस गुल्लक को तोड़ के उसका पैसा निकाल के उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेट करो कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हुई, वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2,000 का, 2 लाख का 2 लाख इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो रिजर्व है ये किसके हैं, ये मालिकों के हैं, ठीक है, ए बी सी के हैं, ऑनर्स के हैं, ठीक है। और इसमें ए ने कितने पैसे डाले, 8,000, बी ने कितने डाले, 6,000 और सी ने कितने डाले, 4,000, ठीक है। तो ये इन तीनों का ही पैसा है, ठीक है ना, क्योंकि रिजर्व्स जो होते हैं ये प्रॉफिट में से, मालिक के प्रॉफिट में से निकाले होते हैं, ठीक है। तो इस पे किसका हक है, ऑनर्स का ही हक है, ठीक है, तो ऑनर्स ले जाएंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, जब अराइज होती है तो क्रेडिट होती है, अब डेबिट हो जाएगी। हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू किसे देने हैं, ए बी सीज कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। कितने कितने, 8,000 तो ए को दे देने हैं, 6,000 बी को और 4,000 सी को, टोटल कितने दे देने हैं हमने, 18,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट केस, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अब देखो इस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट जो वैल्यू है वो 2 लाख ही रही है, वो कमी नहीं हुई। तो इट मीन्स इस केस में भी ये जो रिजर्व्स हैं वो मालिक के क्या हो गए हैं, बच गए हैं, ठीक है। वो किसको दे देने हैं, ऑनर्स को दे देने हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो ये जो रिजर्व्स हैं ये क्या लाइबिलिटी है, जब राइज होती है तो क्रेडिट होती है, अब डेबिट हो जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स टू किसको दे देने हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक है। ए बी सी को दे देने हैं, ए को कितना मिलेगा यहाँ पे अमाउंट 8,000, बी को 6,000 और सी को 4,000, टोटल 18,000 दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं।
एसेट अगर कम हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने कहाँ से अमाउंट लिखना है। देखो हमारे पास 2 लाख के एसेट थे, अब कम होके 1,91,000 के बच गए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कितने के एसेट रिड्यूस हुए हैं, 9,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी गुल्लक में ना ये हमने एक रिजर्व लिखा हुआ है, ये मान लो कि हमारा एक गुल्लक है, ठीक है ना, इसमें हमने 18,000 रखा हुआ है, ठीक है। 18,000 तक का खर्चा तो हमने इस रिजर्व में से ही पूरा करना है, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा आएगा फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, फिर हम पे प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हमें प्रॉफिट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 9,000 का ही जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएट हुई है, वो गिरी है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हुआ है एसेट का, ठीक है। तो ये हम कहाँ से पूरी कर लेंगे, जो हमने रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 इन्वेस्टमेंट एसेट, द नेम ऑफ द एसेट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने की रिड्यूस हुई है, 18,000 हमारा रिजर्व था, 9,000 की रिड्यूस होगी, पर अभी भी 9,000 बच गए हैं, ठीक है। वो किसको दे देने हैं, ए को, बी को और सी को। क्यों, क्योंकि ये उन्हीं के पैसे हैं, हमने उनसे लिए थे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उनको वापस कर देने हैं, ठीक है। तो सी केस में हमारी ये जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो एक्सेस पैसे हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1,73,000। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख, 2 लाख की। अब कितनी रिड्यूस होगी है हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी है 27,000 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिज़र्व है, ये जो हमने गुल्लक लगाई थी, इसमें तो हमने 18,000 ही रखे हुए हैं, पर अब हमें जो 9,000 की और ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो 18,000 तो हम इस रिज़र्व में से निकाल लेंगे, 9,000 हम किस में से निकालेंगे, अपने P&L एडजस्टमेंट में। हमें अपने प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अब, ठीक है, जो हमने P&L में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखाएंगे, देखो इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख, 2 लाख में से, ठीक है, कितने की रिड्यूस होगी है, 1,73,000 की रहेगी है। तो इट मीन्स 27,000 रिड्यूस हुई है, जिसमें से 18,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है, प्रॉफिट में से हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। हमें और कितना निकालना पड़ेगा, 9,000, ठीक है, कहाँ से, प्रॉफिट में से, ठीक है। और ये जो 9,000 है, जो हमने अपने रिवैल्यूएशन में हमने प्रॉफिट में से निकाला है, एक्सपेंस है, ये लॉस हो गया ना बिजनेस का, तो ये जो लॉस है ये कहाँ से मंगवाएंगे हम, पार्टनर से, जो ओल्ड पार्टनर है ABC, उससे मंगवाएंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही, ठीक है। तो A 4,000 लेके आएगा, B 3,000 लेके आएगा और C 2,000 रुपीज़ लेके आएगा, ठीक है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले तो हम दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या रहेगा, 2 इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की थी, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो 18,000 का था, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितने की रिड्यूस होगी है, 27 की। और यहाँ पे ये जो 9,000 एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 9,000 का एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, ये हम कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो ये हम किससे पूरा करेंगे, A, B और C से, ठीक है। A 4,000 लेके आएगा, B 3,000 और C 2,000 टू रिवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है, 9,000, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एंट्री फर्स्ट में क्या आएगी, एक्सेस फॉल इन द वैल्यू
बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। एक्सेस अमाउंट जो भी फॉल हुआ है, ठीक है, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000। अब देखो यहाँ पे हमारी जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ गई है, हमें बेनिफिट हो गया, पार्टनर्स को बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये पैसा है ये तो बच ही गया क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं होगा। पहले तो हम ये जो रिज़र्व है ये देंगे अपने पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये कैसे देंगे हम, क्या एंट्री बनेगी, ये जो रिजर्व है ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब अराइज होती है तो क्रेडिट होती है, अब डेबिट हो जाएगी क्योंकि राइट ऑफ हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल कितने का, 18,000 का है। ए को कितना मिलेगा, 8,000, बी को 6,000 और सी को 4,000 रुपया दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये जो हमारी एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं जब भी हमारा कोई भी एसेट जो है, यस। अब देखो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एसेट है जो वो इंक्रीज़ हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया, 18,000, ठीक है। तो हमारा जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड आता है क्योंकि इनकम्स और गेन्स हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एसेट इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना इंक्रीज़ हो गया, 18,000, ठीक है। तो ये फर्म को क्या हो गया है, 18,000 का गेन हो गया है, ठीक है। और ये जो गेन है ये किसको ट्रांसफ़र कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। और किस रेशो में ट्रांसफ़र करना है, जो उनकी ओल्ड रेशो है, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पे 8,000 किसके पास, ए के पास, बी के पास और सी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमने फर्स्ट एंट्री तो क्या की थी, रिजर्व हमने दे दिया। नेक्स्ट एंट्री हमने ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है इन्वेस्टमेंट हमारी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। इनकम है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगी, कितना अमाउंट है, 18,000 एंड 18,000। देन नेक्स्ट इज़ रिवैल्यूएशन का जो गेन है वो किसको दे देना है, एज, बीज और सीज कैपिटल अकाउंट, ए और बी, सी को, ठीक है। तो 18,000 का 8,000, 6,000 और 4,000 तीनों पार्टनर्स को दे देना है। बीइंग ट्रांसफर गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और इस साल हमारी जो सिलेबस है उसमें एडजस्टमेंट्स तो है नहीं है, हमें बस ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ सुभार, ठीक है, एंड आशा, इन दोनों की बैलेंस शीट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2020 शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब उनकी रेशो भी दी हुई है हम दोनों, हमारे पास दोनों पार्टनर्स की, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, उसका भी शेयर गिवन है, वो कितना है, 1/6 शेयर है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद ये भी बताया है कि वो क्या लेके आया है, एक तो वो 15 तानिया वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर चेक, 15,000 रुपये तो तानिया क्या लेके आई है, कैपिटल लेके आई है, ठीक है। और 10,000 का क्या लेके आई है, वो गुडविल लेके आई है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जैसा जो भी हमारा पार्टनर है वो हमेशा इन द वे ऑफ कैश में दो चीज़ें लेके आता है, एक तो कैपिटल और एक इन गुडविल, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है अपना, ठीक है। और इसमें कैपिटल से तो उसका शेयर इन एसेट्स में उसका हिस्सा बन जाता है, और जो वो प्रॉफिट लेके आता है, गुडविल लेके आता है, इसमें उसका हिस्सा जो आने वाला प्रॉफिट्स है उसमें पड़ जाता है, ठीक है। चलो जी, अब हमें क्या बताया क्वेश्चन में, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय का मतलब जितना अमाउंट है एज इट इज़, हमने माइनस नहीं करना, ठीक है। इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ गई है, हमारी लैंड जब बढ़ेगी, हमारा एसेट जब बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये देखो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड
गेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो लैंड जो है वो बढ़ गई है ना, लैंड का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड जो बढ़ गई है तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है बाय लैंड। कितना अमाउंट आ जाएगा ये क्रेडिट में, 3000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, स्टॉक भी बढ़ गया है, ये भी हमारी इनकम हो गई है, ठीक है। तो बाय स्टॉक, कितने का स्टॉक बढ़ गया है ये, 2500 का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज्ड बाय। अब ना हमारे जो पहले थे प्रोविज़न्स, ठीक है, हमें ना लोगों से पैसा लेना था 22,000, जिसमें से ना 1,000 के ऊपर हमें डाउट है कि पैसे आते नहीं, तो हमने ना एक प्रोविज़न मेंटेन कर ली, इसकी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया है, ठीक है। और जो हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, ठीक है, वो कितने का है, 1000। पर अब हमें 1500 और ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर हमें डाउट है कि वो पैसे देते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोविज़न मेक करनी पड़ेगी। प्रोविज़न हम कहाँ से बनाते हैं, अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखते हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन करेंगे, 1500, ठीक है। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज है 10,000 का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर, ठीक है। जो हमने ना पहले बैंकर से डिस्काउंट करवाया था, मतलब बैंक से हमने पैसे ले लिए, ठीक है ना, और बोला कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इतने डेट को आपके पास आएगा और पैसे दे जाएगा, ठीक है। वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च, पर वो पर्सन आया ही नहीं, ठीक है। जो हमारे पैसे हैं वो क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। बट नो एंट्री हैज़ बीन पास फॉर डिसऑनर, फिर हमने डिसऑनर की कोई एंट्री पास नहीं की, ठीक है। तो वो हम डिसऑनर की एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। डिसऑनर की एंट्री इस केस में हमारे क्या पास हो जाती है, डेटर अकाउंट डेबिटर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिटर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने एंट्री क्या की है कि हमारा जो बैंक जो अमाउंट है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर पैसे जिसने देने थे उसने दिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब ना हमने ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखे हुए हैं बिजनेस में, और हमारी ना एक लाइबिलिटी अराइज हो गई, कितने की, 20,000। मतलब कि हमारी फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, जिसके कारण हमें अपने एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे, कितने, 20,000, ठीक है। पर उससे पहले आप ये देखो कि क्या आपने ये रिज़र्व में किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हमने रिज़र्व तो बनाए थे 15,000 के, मतलब हमने गुल्लक लगाई, उसमें पैसे डाल दिए 15,000, पर अब हमारी लाइबिलिटी कितने की अराइज होगी है, 20,000 की। तो इट मीन्स प्रॉफिट में से हमें और पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है। कितने पैसे डालने पड़ेंगे, 5,000, ठीक है। तो जो हमारा रिवैल्यूएशन है उसमें एक्सपेंस साइड, अब लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है, देनदारी बढ़ जाती है, तो वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यहाँ पे कितने पैसे डाल देंगे, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है तानिया वॉट, अच्छा बस ये हमने कर लिया था। इसके बाद हमारा यहीं पे ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ख़त्म होता है। रिवैल्यूएशन में हमने एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम साइड ली है। एक्सपेंस में हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ गया था 1500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5,000 का, और फिर लैंड थी हमारी 3,000 की, और स्टॉक हमारा बढ़ गया था 2,500 का, ठीक है। लो जी, हमारे खर्चे तो हैं ज़्यादा, एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम्स हैं कम, ठीक है। तो इस केस में हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया है, 1,000 का लॉस, ठीक है। और ये जो लॉस है ये कौन पूरा करेंगे, जो पुराने पार्टनर हैं, ठीक है। पुरानी रेशो में देंगे, किस रेशो में देंगे, ओल्ड रेशो 600, कौन लेके आएगा, सुभाष, और आशा कितना लेके आएगी, 400, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसने बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो जी हम क्या बना देते हैं, इसके बाद हमारे पार्टनर्स के, ये देखो जैसे यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया है, ठीक है। ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में हमने क्या किया था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं हमारे, ठीक है, वो डेबिट हो गए, एक्सपेंस था हमने और निकाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, एसेट हमारी इंक्रीज़ हुआ, इनकम हो गई, और स्टॉक जो है वो 2,500 का इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। अब हमारे जो एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा हैं और हमारी इनकम्स कम है, तो हमें लॉस हो गया 1,000 का। और ये जो लॉस है ये किन से मंगवाना है,
पार्टनर से, ठीक है, 600 और 400, ठीक है। अब देखो जो रिवैल्यूएशन किसका अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है, और ये पार्टनर्स का। जो भी फर्म के खर्चे होंगे वो पार्टनर्स की इनकम है, और जो पार्टनर्स के इनकम होगी वो फर्म के क्या हैं, खर्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्म ने जो लॉस मंगवाना है, किससे मंगवाना है, सुभाष और आशा से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, ठीक है। अब हमने जो भी चीज़ पार्टनर के अकाउंट में से माइनस करनी है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब देखो 600 और 400 हमने मालिक से मंगवाने हैं, पार्टनर से मंगवाने हैं, तो हम उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो पुराने पार्टनर हैं कौन कौन है, सुभाष और आशा, ठीक है। उनका ऑलरेडी जो हमारे पास पैसा पड़ा है देने वाला, ठीक है। तो सुभाष को कितना देना है, 1500, आशा को देना है 10,000, ठीक है। पर ये जो तानिया है ये तो आज ही न्यू एडमिट हुई है, ठीक है। तो तानिया के अकाउंट में फर्स्ट 1 तारीख को, ठीक है, जब भी वो न्यू एडमिट हुई है, हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू तानियास कैपिटल टू तानियास प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या क्या लेके आएगी, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगी और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल तानिया कितनी लेके आई है, 15,000 रुपीज़ लेके आई है, ठीक है। और तानिया गुडविल कितने लेके आई है, 10,000 हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक है। अब ये टोटल कितने पैसे लेके आई है हमारी फर्म में, 25,000, ठीक है। अब देखो ये 15,000 तो तानिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। कितना, 15,000, ठीक है। और ये जो 10,000 है ये किसके लिए लेके आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, ठीक है। सिर्फ किसको देना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट मीन्स कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सुभाष भी सेक्रीफाइस कर रहा है और आशा भी सेक्रीफाइस कर रही है। किस रेशो में, जो भी उनकी ऑलरेडी एग्रीड रेशो 3:2 है, ठीक है। तो इट मीन्स तानिया जो 10,000 लेके आई है, 6,000 सुभाष ले जाएगा और 4,000 आशा, ठीक है। अब देखो सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 6,000 से और आशा के 4,000 विद प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं। अब देखो आपने देख लेना है कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नहीं पड़े, कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा। यस, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ का होता है, ठीक है। वो हमने कभी भी अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। हाँ, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड आ जाता, ठीक है, तो फिर हमने मालिकों को देना था, क्योंकि जस्ट हमने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना है। अगर उनको कोई हानि हो जाती है तभी उसकी पूर्ति करनी है, अदरवाइज़ ये किसका है, पार्टनर्स का है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का, ये हमने नहीं देना। नेक्स्ट उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब ये प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स के प्रॉफिट में से निकाल के रखा है, ये किसको देना है, पार्टनर्स को ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हमने अगर जनरल रिजर्व जो है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, जब एराइज होती है तो क्रेडिट है, अब डेबिट हो रही है। जनरल रिजर्व 2 किसको दे देने हैं, सुभाष को और आशा को, ठीक है। सुभाष और आशा को कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, हमारा टोटल 30,000, ठीक है। जो 18,000 कौन ले जाएगा, सुभाष, और 12,000 आशा, ठीक है। अब देखो सुभाष को क्रेडिट कर देना है 18 से, आशा को क्रेडिट कर देना है 12,000 से विद जनरल रिजर्व। चलो जी, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, बल्कि हमें देना पड़ गया और क्लेम ज़्यादा का था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एसेट साइड देखो, एसेट साइड में हमारे पास ऑल एसेट्स हैं, ठीक है। और साथ में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आ गया। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये किसका डेफर्ड रेवेन्यू है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये लॉस हमने
किन से लेना है, ओल्ड पार्टनर से ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जर्नल कितना अमाउंट है 5000, इसकी हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट जब अराइज होता है तब वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब क्रेडिट हो जाएगा, क्या एंट्री बनेगी, सुभाष कैपिटल अकाउंट, आशास कैपिटल अकाउंट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। कितना है 5000, 3000 हमने सुभाष से ले लेना है, 2000 हमने आशा से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष का अकाउंट डेबिट हो गया, आशा का अकाउंट डेबिट हो गया विद अमाउंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। फिर लास्ट में हमने लॉस जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि ये भी हमने पार्टनर्स से लेना है। अब हमने पार्टनर्स को देने वाले सारे प्लस कर देने हैं, लेने वाले माइनस कर देने हैं। सुभाष को हमने टोटल पैसे देने कितने हैं 39000, जिसमें से हमने उससे लेने कितने हैं 3600, तो टोटल नेट अमाउंट उसको देने वाला कितना आ गया 35400, ठीक है। इसी तरह से आशा को देने वाले कितने हैं 26000, लेने वाले कितने हैं 2400, तो उसका नेट अमाउंट देने वाला 23600 आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट तानिया का कैरी डाउन कितना है 15000। लास्ट हमने बैलेंस शीट बना देनी है। नेक्स्ट है हमारी बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट में हमने देखना है जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनको करके बाकी एज इट इज़ ही रखनी है। जैसे कि देखो फर्स्ट में क्या है, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर्स की तो कोई चेंजेस ही नहीं आई, ना एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की है। जनरल रिजर्व तो हमारे ज़ीरो हो गए हैं क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिए, पार्टनर्स को दे दिए हैं सारे के सारे पैसे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये रिजर्व नहीं रहा, अब ये रिजर्व को क्या बन गया, ये हमारा क्लेम, देनदारी बन गई है हमारी, ठीक है। पहले कितने का रिजर्व, हमने 15000 के रिजर्व रखे हुए थे, पर क्लेम कितने का राइज हो गया हमारा 20000 का, ठीक है। और हमारे ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं ये भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स एज इट इज़ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह क्लेम राइज हो गया है कितने का 20000, ठीक है। और पार्टनर्स के ये जो कैरी डाउन है ये भी सारे चेंज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारी एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में हमारे डेटर्स पहले कितने के थे, हमारे डेटर्स 22,000 के थे, ठीक है। और प्रोविज़न हमने कितने की देनी है यहाँ पे 1000 की, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए थे। कैसे इंक्रीज़ हो गए थे हमारे डेटर्स, हमने एक जर्नल एंट्री पास की थी यहाँ पे, ठीक है ना। जर्नल एंट्री हमने पास की थी ना, कौन सी एंट्री पास की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिटर टू बैंक, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे डेटर बढ़ गए थे, हमारे डेटर 22000 प्लस और कितने के डेटर बढ़ गए थे हमारे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने का हमारा डिसऑनर हुआ था 10000, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने अपने डेटर्स को इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पे हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए, कितने के डेटर इंक्रीज़ हो गए हमारे 32000, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी प्रोविज़न भी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। ये देखो हमने लिखी थी यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितनी थी 1500, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 की तो हमने पहले ही निकाल के अपने प्रॉफिट में से रखी हुई है, 1500 हमें और निकालना पड़ेगा, तो इट मीन्स 24500, ठीक है। 2500 की प्रोविज़न है, ठीक है। इट मीन्स हमने लोगों से लेने कितने पैसे हैं 32000, जिसमें से 2500 के ऊपर हमें डाउट है हमारे पास कितने पैसे आएंगे 29,500, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास स्टॉक हमारा बढ़ गया था। स्टॉक हमारे पास कितने का 11000 का है, ठीक है। अब स्टॉक हमारे पास 11000 का है और स्टॉक हमारा बढ़ कितने का गया था 2500 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 13500, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बैंक। लो जी, बैंक जो था हमारा, बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं 21000, ठीक है। और वो कितने लेके आई थी तानिया 15000, तो कैपिटल। अब देखो हमने एंट्री क्या पास की थी, बैंक टू तानियाज़ कैपिटल टू तानियाज़ प्रीमियम फॉर गुडविल, 15000 और 10000 ये कितने आ गए थे 25000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक में ऑलरेडी पहले कितने पैसे हैं 21000 और 25000 हमारे पास और आ गए हैं, ठीक है। और अब हमारे बैंक में कितने पैसे हो गए हैं 46000, ठीक है।
पर हमारे पास यहाँ पे हमने एक ऑपोजिट एंट्री भी की थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जिसमें हमारी एंट्री क्या थी, डेटर्स अकाउंट डेबिटर टू बैंक। बैंक हमारा रिड्यूस हो गया था कितने से, 10,000 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ने हमारे डेटर ने पैसे नहीं दिए, वो हमें देने पड़े, ठीक है। तो 10,000 यहाँ से रिड्यूस हो गया है। अब देखो हमारे बैंक में कितने पैसे आ गए हैं, 36,000, ठीक है। ये कैसे आए हैं, पहले हमारे बैंक में कितने पैसे थे, हमारे पास पड़े थे 21,000 पड़े थे, और हमारी जो तानिया है वो 15,000 रुपये तो कैपिटल लेके आई थी, और 10,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई थी। टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए थे, 46,000। 10,000 हमें खुद बैंक में पे करने पड़े, क्योंकि हमारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था, ठीक है। तो हमारे बैंक में 10,000 रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे बैंक में कितने हैं, 36,000, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ गई थी, ये देखो हमने फर्स्ट एंट्री की है लैंड एंड बिल्डिंग 3,000, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 12,000, ठीक है, सॉरी 21,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमने ज़ीरो कर दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट ख़त्म हो गई है। बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया 1,12,000 एंड 1,12,000, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 मार्क्स रिवैल्यूएशन के मिलेंगे, 3 मार्क्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 3 मार्क्स बैलेंस शीट के मिलेंगे। तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये पेपर में आपको 8 मार्क्स में पक्का दिखाई देगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।